to give a complete overview of the electricity that you are going to study in this session. और I don't know हमने कहाँ से किया कहाँ से नहीं किया. So better कि मैं सारा चीज़ें रिव्यू कर दूँ so that at the end of the day मुझे ये ना हो कि okay this point we have not discussed with this point. When it comes to charges को हम define करते हैं a property of the body due to which it can attract or repel other like bodies. चार्जेस हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. देन देयर इज दिस कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट तो नहीं है, एक स्टेटमेंट होता है, एक टर्म होती है विच वी यूज, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड उसको डिफाइन करते हैं. इट इज एन एरिया और स्पेस अराउंड a charge in which it can apply force or other like body. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव. इसके अराउंड एक एरिया ऐसा एग्जिस्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. सिर्फ उसी एरिया की इनसाइड जो है इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर चार्जेस. ठीक है, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा उसका एरिया जो है वो बिगर होगा, यानी उतना ज्यादा स्पेस उसकी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इंक्रीज होगा. फॉर एग्जांपल 1 कूलम का चार्ज है, उसकी एरिया ऑफ फोर्स इतना होगा, 2 कूलम का इतना होगा, 3 कूलम का उससे ज्यादा होगा, 4 कूलम का उसका ज्यादा होगा. इट इज एन एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर लाइक बॉडीज. पॉजिटिव चार्ज हमेशा आउटवर्ड फोर्स अप्लाई करता है एंड नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या करता है, इनवर्ड फोर्स अप्लाई करता है. जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतनी ही कंसंट्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं. सो बिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस मोर द नंबर ऑफ लाइंस वुड बी. ठीक है, एंड एज वी गो अवे फ्रॉम द चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जो फील्ड लाइंस होती हैं दे उनकी सेपरेशन इंक्रीज होती रहती है विच इंडिकेट्स के फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. सो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमने रखने हैं. ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, 2 पॉइंट्स कौन से आते हैं. पहला, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वुड बी ग्रेटर, फील्ड लाइंस वुड बी क्लोजर एंड ग्रेटर इन नंबर. एंड सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वुड इंक्रीज. जैसे हमने ये डिस्कस किया ना कि जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज होगा उसी तरह सरफेस एरिया भी उसका बढ़ता रहेगा, विच मीन्स कि नाउ इट कैन अप्लाई फोर्स इन अ बिगर एरिया. ठीक है, एंड एज वी गो अवे फ्रॉम द चार्ज तो फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी भी क्या होती है, वीकर, विच मीन्स कि नाउ दे कैन नॉट अप्लाई फोर्स ऑन वो. अब इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिक्स नहीं कर देना. ये जो मैंने बिगर सर्कल्स बनाए ये जस्ट शो कर रहे हैं कि इसका एरिया यहाँ तक आ रहा है फोर्स लाइंस का. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे फील्ड लाइन चार्ज से आप अवे जाते रहोगे तो फील्ड लाइंस की यानी फोर्स फील्ड जो है वो भी क्या होती रहेगी हमारे पास, डिक्रीज होती रहेगी. When it comes to charges, फील्ड लाइंस का क्लियर हो गया, इंटेंसिटी हो गया. अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं
तो फोर्स फील्ड लाइंस हमेशा, अगर मतलब हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, एक पे नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होंगी। एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल इंडिकेट कि कितना स्ट्रॉन्ग चार्ज है, कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है। ये जो आउटवर्ड फील्ड लाइंस होती हैं, इनको हम कर्व थोड़ा इसलिए शो करते हैं सो दैट कि हम ये शो कर सकें कि इसके साथ आउटसाइड इंटरफेरेंस भी हो रही है। बिकॉज हमारे पास एयर में भी तो चार्ज पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से या साइडवेज जो हैं वो हमारे पास स्ट्रेट नहीं होती बल्कि कर्व्ड होती हैं हमारे पास। फिर अगर यही हम लोग, अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी फील्ड लाइंस, उनको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। पॉजिटिव की आउटवर्ड होती हैं, नेगेटिव की इनवर्ड होती हैं, एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा हमारे पास। देन अगर ये हमारे पास लाइक चार्जेस हों, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इन्होंने एक दूसरे को क्या करना है, रिपेल करना है, तो फील्ड लाइंस हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। अगर यहीं पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड लाइंस कैसे होनी थी, एग्जैक्टली ऐसे ही ड्रॉ होनी थी, बस हमारे पास एरोस क्या होने थे अब दिस टाइम, एरोस वुड बी पॉइंटिंग इनवर्ड। I'll be back in a minute. ओके, ठीक है। दोनों का सेंट्रल रीजन मेरे पास जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल जोन होगी मेरे पास। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, कंडक्टर्स एंड insulators. Conductors have free electrons, so it will allow the charges to pass through them. इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो करंट ट्रेवल नहीं कर सकता इसमें से। देन हम डिस्कस करते हैं हाउ टू ट्रांसफर चार्ज on an insulator. So we transfer charge on an insulator through friction. When two objects are rubbed together, one of them will lose electron and will become positive, and the one which will gain electron will become negative. The charges will stay on the surface as long as they want, ठीक है, until unless हम उनको discharge नहीं करते through a process known as earthing. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चार्ज की अकोमोलेशन सरफेस पे नहीं होनी चाहिए अनटिल अनलेस रिक्वायर्ड। नॉर्मली हम जब वॉक करते हैं तो वॉक करने से भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो हैं वो बिल्डअप होते हैं। जब कार्स ऑन द रोड मूव कर रही होती हैं तो बिटवीन द एयर और कार में जो हमारे पास रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं उसकी वजह से भी चार्जेस स्टे करते हैं। सो ये जो अकोमोलेशन ऑफ चार्ज है दैट्स डेंजरस फॉर अस, तो हम उसको डिस्चार्ज करने के लिए
वी अटैच अ वायर और एनीथिंग लाइक दैट के उस सरफेस के साथ, उस मटेरियल के साथ। फॉर एग्जांपल कार है, या हमारे पास फ्यूल कंटेनर्स हैं, या कुछ भी ऐसा जिन जो कि फ्लेमेबल है, उसके साथ हम एक वायर अटैच या एक रॉड अटैच करते हैं जो ग्राउंड को टच कर रही होती है। नॉर्मली चेन्स अटैच की जाती हैं। अब क्या होगा कि जो भी चार्ज अकोमोलेशन होगी वो उस मेटल चेन के थ्रू कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, इनटू द ग्राउंड। और जब वो ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएंगी तो डिस्चार्जिंग हो जाएगी, और इस तरीके से जो है एक्सप्लोजन या स्पार्क का जो है वो चांसेस जो है वो मिनिमम पे चले जाते हैं। आई नॉर्मली गिव एन एग्जांपल कि नॉर्मली हम लोग जब विंटर्स के अंदर वी वेयर वुलन क्लोथ्स, जब हम उसको उतार रहे होते हैं तो हम वी फील लाइक स्मॉल स्पार्क्स फील करते हैं हम लोग। और हमारे बाल भी जो हैं वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि जब वुलन और बॉडी के दरम्यान में फ्रिक्शन होती है तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होते हैं। और बल्कि आप कभी ऑब्जर्व करना विंटर्स के अंदर कि व्हेन यू विल टेक योर स्वेटर ऑफ तो आपको टाइनी स्पार्क्स ऑफ स्पेक्स ऑफ लाइट भी फील होंगे। वो स्पार्किंग की वजह से, जब भी फ्रिक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है ना, उसकी वजह से जो है ना स्पार्क्स भी क्रिएट होते हैं जो कि हमें विजिबली नजर भी आते हैं। सो वेयर देयर इज फ्रिक्शन, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है वो इंड्यूस होगा। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इंड्यूस होता है, वेदर हम उसको अपनी जो है एडवांटेज में यूज करते हैं या हम उसको, मान लियो डिसएडवांटेजेस होता है। डिसएडवांटेजेस तो मैंने आपको बता दिया क्यों होता है, कि जब चार्ज अकोमुलेशन होगी तो दैट कुड लीड्स टू द स्पार्क। और जब स्पार्क होगा और अगर कोई फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट आसपास पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेट अवे हमारे पास एक्सप्लोजन हो सकता है, या फ्लेमेबिलिटी हो सकती है, कुछ भी इस तरह का सीन हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मल्टीपल वेज में अपने बेनिफिट में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने कार्स को पेंट करना है, और तो हम कार को क्या दे देंगे, पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, पेंट को क्या दे देंगे, नेगेटिव चार्ज दे देंगे। तो जब हम स्प्रे करेंगे तो वो उसके ऊपर एक वेरी थिन लेयर ऑफ पेंट जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी। सिमिलरली प्रिंटर्स जो हैं वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन को यूज करते हैं। इंक को जो है वो नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता है, पेज के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाता है। तो जो प्रिंट होना होता है और वो उसके ऊपर होता है। फोटोकॉपी मशीन के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। जो हमारे पास स्मोक चिमनीज होती हैं उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि हमारे पास जो क्या कहते हैं स्मोक पार्टिकल्स जब चिमनीज में से पास आउट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये चिमनीज है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जहाँ से स्मोक ने एंटर होना है वहां पे हम एक मैश टाइप लगा देंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे देंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे भी एक हम लोग रॉड्स लगा देंगे, यहाँ पे उन पे दे देंगे पॉजिटिव चार्ज। जब स्मोक के पार्टिकल्स में से पास आउट होंगे, नाउ दे विल बी नेगेटिव चार्ज। तो जो हार्मफुल जो पार्टिकल्स होंगे वो जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, फॉरेंसिस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। और क्लीन स्मोक या क्लीन जो भी गैसेस होंगी दे विल ओनली गो इनटू द वो, या नॉर्मली जाएंगी ही नहीं हमारे पास। तो इस Well, तरीके can से। I leave the meeting and then I'll message you when I'm done with chemistry and physics? ओके फातिमा, डू यू गेट ऑल दीज पार्ट्स से कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हम अपने बेनिफिट्स में यूज कर सकते हैं और कैसे डिसएडवांटेजेस हो सकता है, और कैसे हम चार्ज अकोमुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। Yeah. ओके, फिर आता है हमारे पास, ये तो था इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा, विच इज चार्जेस एट रेस्ट। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, विच इज चार्जेस इन मोशन। इसके लिए जो फर्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज नोन एज करंट। करंट को आई से इंडिकेट करते हैं। करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, विच इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। है बल्कि सॉरी, प्रीवियस प्रीवियस के अंदर जो चार्ज होता है ना, उसका सिंबल हमारे पास क्यू होता है, उसका यूनिट्स हमारे पास कूलम्स होता है, एंड उसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं हम लोग। एंड एक फॉर्मूला हमारे पास होता है क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। क्यू किसको शो कर रहा होता है, चार्ज को। एन नंबर्स को शो कर रहा होता है, ई इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा होता है।
और इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 1.6 × 10⁻19, ठीक है, कूलम्स। सो अगर इनकेस किसी किसी भी वे में वो हमसे नंबर ऑफ, वो कहता है कि जी फाइंड आउट करो कि 2 कूलम्स ऑफ चार्जेस के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू एन ई का फॉर्मूला यूज करेंगे। Q की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 कूलम्स, एन हमें फाइंड आउट करना है, ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम्स। इसको इधर ला के डिवाइड करेंगे, कूलम कूलम से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बता देगा कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। हेयर अगेन I is current, Q is charge and T is time। चार्ज का यूनिट कूलम्स होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड्स होता है, और A जो है वो एम्पेयर होता है। सो वी कैन राइट इट एज एम्पेयर इज इक्वल्स टू कूलम्स पर सेकेंड। क्लियर? Yeah. Now we have two types of currents. One is known as conventional current and the other one is known as electronic current. Conventional current is current due to positive charges, and electronic current is current due to negative charges or electrons. अब कन्वेंशनल करंट क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन लीव करता है आटोमोस्ट शेल पे तो उसकी जगह पे जो स्पेस क्रिएट होती है उसको पॉजिटिव चार्ज या होल्स कहा जाता है। नाउ दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी or potential to attract the neighboring electron. तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीव करके फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा उसकी जगह पे होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को होल भी कहते हैं। Now it has a greater tendency to attract the neighboring electrons. तो जब इलेक्ट्रॉन्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। This traveling of electron due to hole will lead to conventional current, ठीक है। सो हम जितना भी सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन को शो करते हैं, ये हम सर्किट ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये मेरे पास बैटरी है, दिस इज बल्ब, एंड ये बिगर लाइन जो है वो पॉजिटिव साइड को शो करती है, ये नेगेटिव साइड को शो करती है ऑफ द बैटरी को। सो करंट की डायरेक्शन हम हमेशा शो करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हम हमेशा शो करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है, और ये हमने डिसाइड भी इसलिए किया था कि जब हमने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और उन एक्सपेरिमेंट्स में हमने ये ऑब्जर्व किया कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके एक्सटर्नल इफेक्ट्स क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, और नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है उसके एक्सटर्नल इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। तो इट वाज ऑब्जर्व कि दोनों के एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑलमोस्ट क्या थे, सेम थे। सो दे डिसाइडेड कि हम करंट की डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव शो करेंगे। सो दीज पिंक एरोज आर शोइंग डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट का फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया, I इज इक्वल्स टू Q/T। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ईएमएफ एंड वोल्टेज क्या होता है। ईएमएफ इज डिफाइंड एज द वर्क डन
per unit charge. Or we can also define as the energy required by the charge इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन ओवर चार्ज। यूनिट्स इसके क्या बनेंगे, जूल्स पर कूलम। सो वी के यूनिट्स क्या होते हैं, वोल्ट, और उसको कैपिटल वी से ही डिनोट करते हैं, तो वोल्ट इज इक्वल टू जूल्स पर कूलम। सो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इंटरचेंजेबली हम ये नेम यूज कर सकते हैं, होती है अप्रोक्सीमेटली सेम ही है डेफिनेशन में, इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन। बस हम ये कहते हैं कि जो एनर्जी required by the electron to go through one component only। अगर हम दोबारा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जब एनर्जी लेंगे, बैटरी जो है ये सोर्स ऑफ करंट होती है, इट गिव्स रिक्वायर्ड एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से एनर्जी लेंगे एंड वो अपनी एनर्जी यूटिलाइज करेंगे पूरे सर्किट में से फ्लो करने के लिए, तो उसको क्या नाम देंगे हम, ईएमएफ का। और वो जो एनर्जी यूटिलाइज करेंगे जस्ट टू गो थ्रू दिस कंपोनेंट, दैट वुड बी नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ड्रॉप। ओके। और अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और भी अटैच्ड हैं, फॉर एग्जांपल रेजिस्टर अटैच्ड है, बेल अटैच्ड है, बल्ब अटैच्ड है, कुछ भी नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड है, तो अक्रॉस ईच कंपोनेंट्स में से जो वो एनर्जी यूटिलाइज करेगा ट्रैवल करने के लिए, उसको क्या नाम दिया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का। और वो जो पूरा सर्किट ट्रैवल करने में अपनी एनर्जी यूटिलाइज करेगा, यानी यू कुड से दैट कि इनके अक्रॉस जो जो वोल्टेजेस ऐड, मतलब जो जो एनर्जी यूटिलाइजेशन हुई है हमारे पास, उन सबको ऐड कर देंगे तो वो किसके इक्वल बनेगा, ईएमएफ के इक्वल बनेगा। क्लियर? Yeah. आपके पास बहुत स्लो आ रही है। Is it better now? या मच बेटर। आप सो रही हैं मुझे लगता है, यू आर नॉट लिसनिंग टू एनीथिंग आई एम सेइंग। No, I'm listening. Then there comes a question how to measure current or and sorry potential difference across circuit। So करंट को measure करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है that is known as एमीटर। इसको हम ऐसे शो करते हैं सर्कल के अंदर A and it is connected in series with the circuit। पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। उसको ऐसे सर्कल में V शो करते हैं और वो पैरेलल में कनेक्ट होती है। बैटरी, लैम्प,
एमिटर अटैच हो गया सीरीज में, वोल्ट मीटर अटैच हो गया पैरेलल में। ऑलवेज रिमेंबर दीज पोजिशंस। क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे दे वुड आस्क अस कि हमें इनकी पोजिशंस ड्रॉ करनी है कि वोल्ट मीटर कहाँ पे अटैच होगा एंड एमीटर कहाँ पे अटैच होगा और व्हाट इज देयर वर्किंग। ठीक है, अगर आप वोल्ट मीटर यहाँ पे अटैच, सॉरी एमीटर यहाँ पे अटैच करो या यहाँ पे अटैच करो, दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी? सेम, क्योंकि यहाँ से करंट निकलेगा और यहाँ से जो नंबर ऑफ करंट फ्लो करेगा, दोनों की वैल्यूज हमारे पास सेम ही होंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे बैटरी अटैच करते हो, वोल्ट मीटर अटैच करते हो, तो ये आपको टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट यू शो करेगा, यानी टोटल एनर्जी जो हमने सर्किट को दी हुई है, और ये हमें जस्ट अक्रॉस दैट कंपोनेंट देगा जहाँ पे हमने ट्रेवल करना। ओके, Okay. when it comes to the flow of current, there is a discussion of a term known as resistance. जब भी करंट ट्रैवलिंग की हम लोग बात करते हैं, वहां पे रेजिस्टेंस भी हमारे पास जो है वो साइडवेज एग्जिस्ट करती है। रेजिस्टेंस को डिफाइन किया जाता है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अभी अराइज क्यों होती है, व्हाई डज दिस अकर और हैपेंस, उसकी एग्जिस्टेंस क्यों होती है? तो भाई इसका कॉमन सा आंसर है कि हम लोग फिजिक्स के अंदर जब भी बात करते हैं, जब भी इफ देयर इज समथिंग विद एनर्जी, तो वो इस चीज को एक्सपीरियंस करेगी ही करेगी कि उसको ऑपोजिशन जो है वो फेस करने पड़ेगा अपने और उसके अंदर। जब जहाँ पे भी हमारे पास एनर्जी रिसोर्स होता है, वहां पे उसकी जो है वो वेस्टेज के लिए भी को, तो करंट चार्जेस जब अपनी एनर्जी लेके जाएंगे, तो वो जब अपने अपनी एनर्जी यूटिलाइज करेंगे, तो उस अ, मतलब वो जिसके क्रॉस यूटिलाइज, उसको रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ये अराइज इस वजह से होती है कि हमारे पास, बल्कि आई शुड ड्रॉ बिगर डायग्राम। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर एटम्स हैं एट डिफरेंट पोजीशन, वो अपनी पोजीशंस पे क्या कर रहे हैं? अप एंड डाउन वाइब्रेट करें, साइडवेज अप डाउन किसी भी तरीके से वाइब्रेट करें। अब यहाँ से जब हम इलेक्ट्रॉन को इंटर करेंगे, वो जब इधर आएगा, तो यहाँ पे वाइब्रेटरी एटम के साथ पॉसिबिलिटी है कि वो उसके साथ क्या कर जाए? कोलाइड कर जाए। जब वो इसके साथ कोलाइड करेगा, तो अ पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी जो है वो कहाँ पे हो जाएगी? इसके अक्रॉस वेस्ट हो जाएगी। जब एनर्जी वेस्ट होगी तो वो किस फॉर्म में होगी? वो थर्मल एनर्जी की फॉर्म में होगी। जब हमें पता है कि जब थर्मल एनर्जी यानी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, तो एटॉमिक वाइब्रेशन भी क्या होती है? वुड इंक्रीज। तो जब एटॉमिक वाइब्रेशन वुड इंक्रीज, तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास उस एटॉमिक वाइब्रेशन की इंक्रीज की वजह से अब जो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा, उसके लिए यहाँ पे ज्यादा मुश्किल होगा टू क्रॉस विदाउट हिटिंग द एटम। इस तरीके से मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, वो जब क्रॉस करेंगे, दे विल कोलाइड विद द एटम, और वो अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे एटम से। अ पार्ट ऑफ देयर एनर्जी, नॉट कंप्लीट, अ पार्ट ऑफ देयर एनर्जी जो है वो एक्सचेंज करेंगे विद द एटम, और उसकी इवेंचुअली वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा जिसकी वजह से एटॉमिक वाइब्रेशन इंक्रीज होगी, एंड दिस वुड बी नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट ओहम्स होता है। एंड रेजिस्टेंस के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे, एंड दैट वुड बी आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है डायरेक्टली लेंथ ऑफ द कंडक्टर से एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। यानी जितना ज्यादा लेंथ होगा कंडक्टर का, उतनी ही ग्रेटर हमारे पास रेजिस्टेंस होगी। जितना ज्यादा डायमीटर होगा और एरिया होगा, लेसर वुड बी द रेजिस्टेंस, क्योंकि नाउ देयर वुड बी मोर एरिया फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू विदाउट गेटिंग इन कॉन्टेक्ट विद द एटम्स। सो इट्स वेरी इजी कि L इज, अब इसके मल्टीपल फॉर्मूलाज है। वी नो दैट कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर भी होता है एंड पाई d/2 स्क्वायर भी होता है। तो वो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उसने हमसे कोई भी डाटा किसी भी तरीके से मांगा हुआ है। L/A भी लिख सकते हैं,
एल ओवर पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एल ओवर पाई d/2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके। अब यहीं पे एक आता है लॉ विच इज नोन एज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बताता है हमें कि वोल्टेज is directly proportional to current provided resistance of the circuit। और resistance का भी टर्म यूज होता है, somewhere temperature भी यूज होता है। of the circuit remains constant, which is V is proportional to I, and the proportionality के sign हम remove करेंगे, we always get a constant which is R। So this is known as Ohm's law। अगर हम ओम्स लॉ का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है V एंड I के अक्रॉस। V का यूनिट वोल्ट्स, I का यूनिट A। अगर हमारे पास ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन है, इट मींस द डिवाइस इज ओबेइंग ओम्स लॉ एंड इज नोन एज ओमिक डिवाइस। इसकी एग्जांपल होती है फिक्स्ड रेजिस्टर, यानी जो कंपोनेंट हम यूज करते हैं ना रेजिस्टर एज, उसमें एक फिक्स फॉर्मेट होता है, तो वो फिक्स्ड रेजिस्टर उसकी एग्जांपल होती है। There are multiple ways through which we can show this graph. If graph is like this is of the filament bulb and it is a non-ohmic device, which means ये Ohm's law को follow नहीं करती, क्योंकि इसका temperature constant नहीं रहता as the current flows through the circuit। बल्ब का हम लोगों ने सिंबल ये पढ़ा हुआ। If graph is somewhere like this, तो ये डायोड का ग्राफ है। डायोड का सिंबल होता है ऐसे ट्रायंगल, और वो ये वाली साइड हमारे पास नेगेटिव को शो कर रही होती है, ये मेरे पास पॉजिटिव होती है। एंड दिस डायोड, जब हम डायोड जो है इट इज अ डिवाइस और कम इट्स अ टाइप ऑफ रेजिस्टर व्हिच अलाउज करंट ओनली इन वन डायरेक्शन। फिर हमारे पास थर्ड फॉर्म आती है थर्मिस्टर की। थर्मिस्टर का ग्राफ ऐसे होता है, थर्मिस्टर का सिंबल ऐसे होता है। थर्मिस्टर को हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। which means its resistance would decrease with the increase in temperature। ये स्पेशली डिजाइन रेजिस्टर्स होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, R इज प्रोपोर्शनल टू T। लेकिन थर्मिस्टर स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं whose resistance decreases with the increase in temperature। इनको स्पेशली डिजाइन किया जाता है, जो नॉर्मली फिर जो है वो फायर अलार्म और फिलामेंट बल्ब डिवाइसेस जब जब ये they do not are straight line graphs any further, तो नॉन ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं। Basically now the voltage and current relation is
not proportional because curved graph आ गया, showing that के current is not proportional, voltage is not proportional to current. So such devices are known as dynamic device, and the example of such a device is filament bulb, जो bulb normally हमारे घरों में use होता है. And the third type of graph that we study is of a diode. Diode is a device which allows current only in one direction and is a type of resistor. This is अगर इस समय मैंने ask के ये mostly use होते हैं to convert alternating current into direct current. अच्छा, बाय वन डायरेक्शन आपका मतलब कि मतलब बैक फ्लो भी हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी की, या वो पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर सिर्फ पॉजिटिव टू डायरेक्शन मेंट नेगेटिव, कर रहा है? सिर्फ पॉजिटिव टू नेगेटिव अलाउ करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं करेगा. सही है कि मतलब दिस कीप्स द डायोड कीप्स द डायरेक्शन स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, कि उसको नेगेटिव Yeah. में नहीं जाने देता. नहीं, ओके. इट्स बेसिकली इट ओनली अलाउस, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक साइकिल है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव पे है, तो जब हम इसको इस सिग्नल को कनेक्ट करेंगे क्रॉस डायोड, ये डायोड का सिंबल होता है, तो ये सिर्फ अलाउ करेगा इतने पोर्शन को पास करने का, cause सही है. this ओके. side of the diode is positive and this diode is negative, and diode सिर्फ तभी कंडक्ट करता है when positive of the signal, when positive is connected to the positive of the diode and negative is connected to the negative of the diode. So जब पहला सिग्नल होता है तब ये कंडीशन पूरी हो रही होती है कि पॉजिटिव पॉजिटिव से अटैच होता है, नेगेटिव नेगेटिव सिग्नल दे रहा होता है, सो ये करंट अलाउ करता है पास आउट होना एंड विल गेट दिस वेव. जैसे ही नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा, अब क्योंकि जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा और इस एंड के ऊपर पॉजिटिव आएगा, अब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा और वो हाई रेजिस्टेंस देगा and will not allow the current to pass through it. तो ये जो हाफ साइकिल है ये फ्लो नहीं करेगा, फिर जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा डायोड फिर कंडक्ट करेगा और विल गेट अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस. सही है. सही है. इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं. डियो हेयर लोशन लाया है सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन. डियो हेयर लोशन तो जी. नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल में कंडक्ट होगा, नेगेटिव साइकिल में कुछ कंडक्ट नहीं होगा, देन पॉजिटिव साइकिल में कंडक्ट होगा, नेगेटिव साइकिल में फिर हाई रेजिस्टेंस आ जाएगी, फिर कंडक्ट होगा. इस तरीके से हमारे पास ये ऑल्टरनेटिंग करंट किस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट करंट में. अब सही है. ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि अगर हम डायोड की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग लाइक दिस हम इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, तो इस कनेक्शन के अंदर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये तो इसका रिजल्ट था ना, इस वाले में क्या रिजल्ट आएगा, अब वो पॉजिटिव साइकिल को कंडक्ट नहीं करेगा, जस्ट नेगेटिव साइकिल को कंडक्ट करेगा, क्योंकि अब पहला कंडक्शन उसका कब होगा, ये पहला हाफ तो मैंने आपको बताया था ना पॉजिटिव टू नेगेटिव है, नेक्स्ट हाफ नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ऐसे. ठीक है, ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है. सो फर्स्ट हाफ में इस टाइप की डायरेक्शन कंडक्ट करती है, सेकेंड हाफ में इस टाइप का डायोड जो है, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ डायोड कंडक्ट कर सकती है. सो साइंटिस्ट केम अप विद द पॉइंट कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द एनर्जी, ऑब्वियसली ये एनर्जी वेस्ट ही हो रही है ना हमारा, ये सिग्नल हमारा वेस्ट हो रहा है, सो दे इसको वैसे हाफ रेक्टिफिकेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, इन विच ओनली half of the cycle is converted. Then scientists came up with a solution कि अगर हम
डायोड्स को एक सर्टेन डायरेक्शन में कनेक्ट करें, कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड्स को ब्रिज की फॉर्म में, सो हम ये दोनों साइकिल्स को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमारे पास जो है इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग एनी सिग्नल हमारे पास ये पूरा वेव आ जाएगा। फिर आगे नॉर्मली क्या होता है कि इनकी पीक्स को जो है वो फिल्टर किया जाता है, फिर हमारे पास ऐसे आ जाता है सिग्नल आउटपुट पे, फिर इसको फर्दर स्मूथ किया जाता है और ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम ऑल्टरनेटिंग टू डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट का डिफरेंस तो पता है ना? जी। ओके, होल्ड ऑन। अब ये पोर्शन बहुत अच्छे से समझना। दिस इज फुल वेव रेक्टिफिकेशन in which हमारे पास अगर ये इनपुट सिग्नल है तो हम इसके आउटपुट में क्या लेंगे, एंड फॉर दिस वी हैव टू मेक श्योर दैट ऐसे हम ब्रिज सर्किट बनाएंगे। दो डायोड्स को एक डायरेक्शन में कनेक्ट करेंगे एंड दो डायोड्स को एक डायरेक्शन में कनेक्ट करेंगे। ठीक है मरियम, आई एम सेंडिंग यू योर फाइल ऑफ, ओके। मरियम कनेक्ट कर गई है कि नहीं? सॉरी। मरियम, मैंने आपको फाइल भेज दी है बेटा। ओके। और हम सो गए हैं दोबारा से क्या? मरियम, और हम वापस से सो गए हैं क्या? पता नहीं, मरियम को आवाज नहीं जा रही मेरी, अब पता नहीं क्या मसला है। यहाँ पे हम सिग्नल को कनेक्ट करते हैं ए बी के क्रॉस, एंड सी डी के क्रॉस हम लोग जो है वो सर्किट जो है कनेक्ट करते हैं, सो दैट वी कैन सी के करंट कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, पड़ कर रहा थ्रू द डायोड्स। ओके, अब जब फर्स्ट साइकिल आएगा विच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एज वी डिस्कस, कोई करंट हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। या अब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये डायोड कंडक्ट करेगा, दिस वन,
जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, फाइल आपको रिसीव हो गई है ना? क्या? फाइल आपको रिसीव हो गई है कि नहीं? जी रिसीव हो गई है। स्टार्ट वर्किंग ऑन है। मैंने ये अभी इजी बनाई है, ठीक है। कल डिफिकल्ट एक बनाऊंगा, मिनट। जिसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होगी। ओके। सॉरी, माय माइक वाज ऑन म्यूट। आई वाज आस्किंग यू कि जब यहाँ पॉजिटिव सिग्नल आएगा, फर्स्ट सिग्नल आएगा, विच डायोड विल कंडक्ट, D1 और D4? D1, एंड व्हाई इज दैट? because the diode is going from positive to negative in that direction. या D4 is the exact opposite from negative to या positive. सो करंट यहाँ से आएगा, इस तरफ जाएगा, अक्रॉस D1 जाएगा। अब यहाँ पे फिर कंडक्ट नहीं करेगा, D2 कंडक्ट नहीं करेगा, बल्कि इट विल गो डाउन, ठीक है। सही है। वो जब ऐसे आएगा, फिर इस पाथ में जाएगा। अब चूंकि D4 ने पहले कंडक्ट नहीं किया था, तो अभी भी कंडक्ट नहीं करेगा, और उसका ये पैसेज कंप्लीट हो जाएगा। अब होता क्या है, अब यहाँ से मैं इसको दोबारा लेके आता हूँ कि जब वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसने कंडक्ट नहीं किया, वो इस तरफ आ गया। अब इसने भी कंडक्ट नहीं किया, वो नीचे चला गया। अब यहाँ पे जाएगा, अगर वो इसके टुवर्ड्स जाता है, तो यहाँ से वो वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा, और वो अपना पाथ कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड इट हैज टू गो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट मूव्स टू दिस डायोड। यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे आके एंड कर देगा। ओके, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में व्हेन हे इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो अब मैं उसको परमानेंटली ड्रॉ कर देता हूँ विद द येलो कलर के। ऐसे गया, इस तरह ट्रेवल हुआ,
बल्कि I have other option. ठीक है, जी। अब जब आएगा नेगेटिव साइकिल, when we have the next half cycle, ये वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव. Now the same thing will happen current again. चलो लेट स्टार्ट फ्रॉम, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो भी एक ही बात है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है ना. सो यहाँ से गया, एक क्रॉस इधर आया, इधर आया. अब ये डायोड का नेगेटिव आ रहा है, इस डायोड का पॉजिटिव आ रहा है, तो वो यहाँ पे जाएगा. फिर कहाँ पे आएगा, इस तरफ, इस तरफ, इधर, फिर इसके क्रॉस, फिर इधर, एंड यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा. अब एरोस को अंडरस्टैंड करो. अच्छा, क्या डिटरमिन करता है कि जो D4 पे जो डायोड के आगे जब करंट चली जाती है, क्या डिटरमिन करता है कि वो वापस D1 के वायर पे ना चले जाए और उसके पीछे A के पीछे क्योंकि चले उसका जाए पाथ वो? कंप्लीट नहीं होता ना, उसका पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा, बिकॉज इट हैज टू गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अगर वो उसके अक्रॉस चला जाता है तो वो वापस से मुड़ के उसी पॉइंट पे आ जाएगा उसी जहां से उसने साइकिल में स्टार्ट किया. साइकिल में फंस जाएगा। हाँ, उसी तो में फंस, और मतलब वो पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन नहीं है बल्कि उसके पास इस चीज का. ओके, सो जहां पर एक साइकिल बनना शुरू हो जाता है, टेक्स द अदर पाथ। या, बिकॉज इट ओके। ऑलवेज हैज टू गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो ये हमारे पास कन्वर्जन हो जाती है इस फॉर्म के अंदर. सो दैट्स हाउ डायोड्स वर्क, और इनका काम होता है ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कराना. देन वी हैव टू अदर रेजिस्टर्स which is LDR, known as light dependent resistor, and one is known as thermistor. Both have somehow the same response to the resistance. इनका टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप होता है. दे बोथ आर रिलेटेड, बिकॉज वी नो दैट कि more light means more temperature. So as the intensity of light increases, the resistance of LDR decreases and more current flows through it. Similarly, when the temperature increases, the resistance of thermistor decreases and more current flows through it. So दोनों जो हैं वो टेम्परेचर्स, एक ये टेम्परेचर सेंसिटिव सर्किट्स में यूज होते हैं, और ये मोस्टली नाइट लैंप्स वगैरह में यूज होते हैं. कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस दोनों की रेजिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम. बट एज सुन एज the temperature increases, the resistance starts to decrease, and eventually current will start flowing through it. Same goes for LDR, कि उसमें light increase होगा, उसकी resistance जो है वो decrease करेगी, and current will start flowing. So ये automated circuits के अंदर ये जो है दोनों resistors use होते हैं. अब normally हमने ये तो पढ़ा हुआ है कि इसका temperature, मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है। yes, ओके, सही है। सिर्फ इन दो पर्टिकुलर केस में, बिकॉज ये स्पेशल रेजिस्टेंस है जिनको डिजाइन इस तरह के मटेरियल से किया गया है कि ये रिस्पॉन्स सिर्फ तब करेंगे जब टेम्परेचर बढ़ेगा. अंडर नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा. लेकिन ये दो स्पेशल रेजिस्टर्स हैं जिनको डिजाइन इस तरह के मटेरियल्स के साथ किया जाता है कि व्हेन देयर टेम्परेचर विल इंक्रीज, इनकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगी.
Okay. Okay. Now open up your book. I guess it's chapter number 8. और ये जहाँ पे ये सब टॉपिक्स लिखे हैं उनको एक दफा रिव्यू करो and let me know if anything you wrote that you don't understand. I don't actually have the book with me. मेरे साथ नहीं है. I'm sending you the PDF. Okay, yeah, I'll check the. इसके अंदर जो करंट होता है it remains same across each resistor and voltage जो है वो वेरी करती है. टोटल वोल्टेज सारी वोल्टेजेस को ऐड करके फाइंड आउट की जाती है. ऑन द कॉन्ट्रेरी इसमें ऑपोजिट होता है. इसमें करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर वेरी करता है, उसको टोटल को ऐड करके फाइंड आउट करते हैं एंड वोल्टेज जो है वो सेम रहती है. मरियम बच्चे, मरियम, मरियम इरफान, जी. प्लीज गो एंड चेक. अरहमन से कहो कि सर ने आपको मैसेज किया, उसको सर को रिप्लाई करें. ओके. अच्छा, अब इसकी जस्टिफिकेशन मोस्टली ये होती है कि वी नो दैट के जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने सारों ने मतलब उन्होंने पास तो करना है ना क्रॉस थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स. सो उसमें दैट इज वाई करंट जो है वो सेम रहता है. लेकिन एनर्जी यूटिलाइजेशन अक्रॉस ईच रेजिस्टर जो है वो क्या करेगी, वेरी करेगी. ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑप्शन होती है कि वो डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है. जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन. बिकॉज रेजिस्टेंस और करंट का क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है. बिकॉज V इज इक्वल टू आई आर था, तो I किसके इक्वल होता है, V ओवर R के. तो रेजिस्टेंस एंड करंट हैज इनवर्स रिलेशनशिप. सो दैट इज व्हाई इन पैरेलल अक्रॉस ईच रेजिस्टर करंट की वैल्यू चेंज होती है एंड वोल्टेज जो है वो सेम रहती है. बिकॉज बैटरी सेम है, इलेक्ट्रॉन्स को जिन्होंने एनर्जी दी है, सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल हैव द सेम एनर्जी इन देम, तो उनकी वोल्टेज जो है वो सेम रहती है. एंड हाँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. एंड हाँ, पावर का हमने कल डिस्कस किया था कि अच्छा इनकेस क्लास एंड हो जाती है तो कॉल बैक कर लेना मुझे मरवा बेटे. पावर वर्क डन ओवर चार्ज की इक्वल होता है, सॉरी पावर कह रहा हूँ, वर्क डन ओवर टाइम की इक्वल होता है. एंड कल हमने एक क्वेश्चन की थी V इज इक्वल टू W ओवर Q. ये किसका फॉर्मूला था, EMF या पोटेंशियल ड्रॉप का. हाँ, I'm recording this part. मरियम, क्या चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? खैर मैंने लिख ही दिया है. चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻19 कूलम्स. तो अब अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम फाइंड आउट करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसको यहाँ पे Oh, लाकर I डिवाइड. know that number. हाँ, Oh my God. इट्स अ फिक्स. नहीं, यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट. लाइक मतलब आपको उसे पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे उन्होंने लिखा हुआ है कि 1.6 × 10⁻19 कूलम्स, तो यू शुड नो कि इट्स अ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. Q ओवर E. Q हमारे पास क्या था, 1 कूलम, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैल्यू ऑफ दिस. तो हमारे पास आई गेस आता है 6 पॉइंट समथिंग × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यानी 1 कूलम के अंदर इतना मैसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. इसी तरीके से अगर 2 कूलम्स है, 3 कूलम्स है, वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. नॉर्मली फैक्टर्स ही अच्छा, होते वो हैं उसके. पूछते हैं. Do they ask how many electrons are present in this amount of coulombs? जस्ट द क्यूरियोसिटी फॉर द स्टूडेंट हम ये एक्सप्लेन करते थे कि इफ यू वांट टू नो कि व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन दैट पर्टिकुलर चार्जेस, यू कैन गो अहेड एंड फाइंड इट आउट यूजिंग दैट फॉर्मूला. Okay. So 1.6 times then
Power 19. Okay. Yeah. This is a charge on one electron. Yeah. Okay. इलेक्ट्रॉन एंड करंट का फ्लो अंडरस्टैंड हो गया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हमेशा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड करंट फ्लो हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा हमारे पास. Then the last point is voltage or potential difference and EMF. What is the difference between these two, Mariam? EMF is the potential difference times the current, and voltage is just it's like how much the voltage of a circuit. No. In terms of energy हम कैसे define करते हैं इसको? EMF stands for electromotive force, right? Yeah. Okay. And PD is potential difference. Okay. So do you know what an EMF is? मुझे it's extremely blurry, but I think it's the amount of a force or the amount of energy that's needed to travel one charge from its source or the battery to through a circuit. Yes. Yes, that's exactly the right thing. EMF is the energy Oh. given to the charge to go through the whole circuit, and potential difference is the energy utilized to go through one component The only. okay, one क्या? कंपोनेंट के क्रॉस पास आउट Okay. में जो अपनी Okay. एनर्जी यूटिलाइजेशन करेगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज. V is equal to voltage. V is the potential difference or EMF. They Oh, both okay. have the same formula. Oh, W is okay. the work done. And they Definition both different है. use the same unit as well. हाँ, definition Okay. different है, बाकी formula and unit same है. Okay. सो V का यूनिट हो गया वोल्ट्स, वर्क डन का यूनिट हो गया जाउल्स, चार्ज का यूनिट हो गया कूलम्स, तो वोल्ट इज इक्वल टू जाउल्स पर कूलम. सो Okay. हम सर्किट के अंदर हमें अगर करंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम कौन सा वो ऑपरेटर्स यूज करेंगे, मरियम? व्हाट डू वी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वेयर डू वी पुट इट इन अ सर्किट? Amperes, and it's in series to the battery. एमीटर. Yeah. Ammeter is the device which we use to measure the current in a circuit, और हमेशा उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है. And voltmeter is a device that we use to find out the voltage across the circuit, and it is always connected in parallel to the circuit. Okay. और पैरेलल की मुझे समझ आ गई. सीरीज का मतलब consecutive हाँ वायर मतलब पे. हाँ, it's Okay. in the circuit attached होता है, यानी हम सर्किट को वो डिटैच करेंगे, वोल्टमीटर पुट इन करेंगे और वापस कनेक्ट कर देंगे. Okay. और ammeter is used to measure the amount of charges going through the circuit. करंट, yes. Or the current. Yeah, the current. Similarly, there is a relationship between voltage and current that is discussed under the law known as Ohm's law. What does the Ohm's law tells us, Mariam? That current is proportional to voltage Voltage is proportional to current provided resistance remains constant. and temperature. Resistance slash temperature. अब resistance is something जो कि मरीम का फेवरेट टॉपिक है, जो पिछले एक हफ्ते से पढ़ रही हैं, जिनका उनको कल टेस्ट होगा और आपको मैं रिवाइज कराऊंगा. रेजिस्टेंस इज बेसिकली ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. जब भी हम किसी चीज की मोशन को डिस्कस करते हैं वहां पे फ्रिक्शन जरूर इन्वॉल्व होती है. तो जब हम चार्जेस की मोशन को डिस्कस करेंगे तो उनकी जो फ्रिक्शन होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? रेजिस्टेंस का. ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस.
सो जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं वी गेट अ कांस्टेंट विच इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। यहाँ से R किसके इक्वल आ गया? V over I, which means R has a direct relationship with the potential difference and R has an inverse relationship with current, showing that as the R would increase means opposition would increase, which means energy loss will increase. So energy loss is accounted for the potential difference. So R and potential difference is proportional to each other and R and current is inversely. क्योंकि जितना ज़्यादा resistance होगा उतने less number of charges could flow through the circuit. Okay? कल we'll resume from here. हम ओम्स लॉ के ग्राफ्स करेंगे एंड रेजिस्टेंस की मल्टीपल इक्वेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे एंड फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ये वाला पोर्शन कवर अप हो जाएगा। ठीक है? सही है। आप ये कह रहे थे कि जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे ही उसकी एनर्जी लॉस जो वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होगी। सो रेजिस्टेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस दे आर बोथ प्रोपोर्शनल Yeah. and then inverse for charge. Okay. Yeah. Okay. Because if the energy loss would increase, that means that now the less number of charges could flow through that Yeah. particular circuit. So more energy loss will mean lesser charges. Current. So okay, they're Lesser both charges, inverse. lesser current. Okay. See you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz. Nice.